गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल आपने देखा ही होगा। तो उसमें हमने देखा था कि मार्कोनिकॉफ रूल जो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट पर होता था। उसमें हम लोग क्या करते थे कि निगेटिव पार्ट डबली बॉन्डेड से जो कार्बन जुड़ा होता है निगेटिव पार्ट वहां ऐड करते थे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो उसी तरीके से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन और हमारा जो रिएजेंट होना चाहिए अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। बस फर्क इतना है कि निगेटिव पार्ट को हम लोग वहां पर जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। निगेटिव पार्ट उस जगह ऐड करेंगे जिस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो केवल HBr के प्रेजेंस में होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr के लिए ही केवल लगेगा, यहाँ HF HCl HI के लिए नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन जो है केवल HBr पे लगेगा, HF HCl HI के लिए नहीं लगेगा। ऐसा क्यों है बच्चों, ये बाद में मैं भी बताऊंगा कि ये क्यों HF HCl HI पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्यों नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ये बच्चों पेरोक्साइड इफेक्ट इसे कहा जाता है। पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये क्रिया होती है। और दूसरी बात ये कि बच्चों या अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो आप जानते ही हैं, अनसिमेट्रिकल एल्काइन पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और बच्चों यहाँ पर जो इसका एडिशन होगा फ्री रेडिकल एडिशन होगा। यहाँ मैग्नीम जो फॉलो करेगा फ्री रेडिकल एडिशन फॉलो करेगा। और बच्चों इसे जो है खैरास इफेक्ट भी कहा जाता है। खैरास इफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि खैरास नामक साइंटिस्ट ने जो है इसकी खोज की थी। और इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ को, क्योंकि ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। हम लोगों ने पढ़ा क्या था पिछले लेक्चर्स में, हमने देखा था कि मार्कोनिकॉफ रूल पहले क्या होता था कि बच्चों अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो था आपका जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इस पे हम लोग HBr का एडिशन करा दे, HBr का एडिशन करा दे, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट रहता था CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ते थे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है यहाँ हाइड्रोजन यहाँ है, तो नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन को हम लोग यहाँ जोड़ देते थे, ऐड कर देते थे। तो हो जाता था हमारा CH3 CHBr CH3। ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल होता था बच्चों, ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल होता था, MKR मार्कोनिकॉफ रूल होता था। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है बच्चों कि एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल लगता है ये इसमें केवल HBr का ही एडिशन होगा, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई पेरोक्साइड हो सकता है, कोई ना कोई पेरोक्साइड हो सकता है। जैसे हमने ले लिया मान लो H2O2 ले लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया। वैसे ज्यादातर तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, निगेटिव पार्ट को हम लोग वहां जोड़ेंगे कि जिसका डबली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो हम ब्रोमीन को यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ इसके पास ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ देंगे। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH2 CH2 Br। निगेटिव पार्ट को हमने यहाँ जोड़ देते हैं। तो अब हम आखिर जानेंगे कि जो है इसमें जो है मार्कोनिकॉफ रूल में 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनता है। आखिर इसके पीछे रीजंस क्या है, तो हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। तो क्या करेंगे, अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है। तो हम लोगों ने देखा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे ये लगता है जैसे कि मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो ये आपका मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपीन ले लिया बच्चों। अब इस पे हमने बताया कि हमने नोट्स में लिखवाया था कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ये केवल HBr के प्रेजेंस में होता है, केवल HBr के लिए लगता है, HF HCl HI के लिए नहीं लगता है। उसका भी रीजन हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्यों नहीं लगता है। तो यहाँ HBr से हम लोग क्रिया कराएंगे, रीजन आपका HBr है। और यहाँ पर जो प्रेजेंस होगा पेरोक्साइड का प्रेजेंस होगा, ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आप ले सकते हैं, जैसे आप बेंजोइल पेरोक्साइड ले लें, कुछ भी ले लें, तो ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो मैंने बताया कि जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या करते हैं कि निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ते हैं कि जिस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ पर जो डबली बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो निगेटिव पार्ट को यहाँ जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को वहां जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन कम हो। तो हमारा प्रोडक्ट जो है इस तरीके से बनता है CH3 CH, यहाँ मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया और यहाँ पर जो है मैंने ब्रोमीन को जोड़ दिया CH2।
ये हमारा एंटी मार्कोनी का रूल है। ये हमारा बन गया 1 2 3। 1 ब्रोमोप्रोपेन हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। आखिर ऐसा क्यों है अभी हम लोग मैग्नीज में सीखेंगे। 1 ब्रोमोप्रोपेन। बच्चों जो आपका एंटी मार्कोनी का रूल है ये फ्री रेडिकल मैग्नीज को फॉलो करता है। तो फ्री रेडिकल मैग्नीज में 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन, 3 स्टेप होते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि जो आपने फ्री रेडिकल्स लिया है इसमें जो पेरोक्साइड है ये यहां पर होगा होमोलिसिस। क्या होगा बच्चों? होमोलिसिस। तो यहां पर होमोलिसिस कराने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फ्री रेडिकल या तो हाई टेम्परेचर हो या इलेक्ट्रोलिसिस कहीं हो रहा या लाइट के प्रेजेंस में ही फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। तो यहां पर होता है सबसे पहले बच्चों होमोलिसिस। जो हमने पेरोक्साइड लिया है, ये जो पेरोक्साइड है इसका होमोलिसिस होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो पेरोक्साइड लिंकेज पाया जा रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर एक बांड में मैंने बताया था बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बांड में। तो सबसे पहले क्या होगा, इस बांड का होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस मतलब कि दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर हमें क्या होगा बच्चों, 2 फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। और जब भी जो है बांड का फ्यूजन अगर से होमोलिसिस होता है तो फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो गया, 2 फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया। यहाँ पर RO फ्री रेडिकल बन गए। अब क्या है, RO फ्री रेडिकल जो होता है बच्चों अनस्टेबल है। अब ये क्या करेगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो HBr इस पे अटैक करेगा। तो अब यहाँ पर RO फ्री रेडिकल क्या करेगा, हमारे जो रिएजेंट HBr है उस पे अटैक करेगा। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या करेगा फ्री रेडिकल, यहाँ भी ये होमोलिसिस कराएगा। यहाँ पर क्या है, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी होमोलिसिस होगा। ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले करके यहाँ पर जो है इसके साथ इस फ्री रेडिकल के साथ बांड बना लेगा। क्योंकि फ्री रेडिकल जहाँ आपस में बनते हैं वहां पर प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ROH, क्योंकि यहाँ भी फ्री रेडिकल बन चुका होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा तो यहाँ पर इसके साथ इस फ्री रेडिकल के साथ बांड बना लिया होगा। तो बन जाएगा हमारा ROH प्लस Br। अब हमारा यहाँ Br फ्री रेडिकल बन गया बच्चों। अब ब्रोमीन जो है अनस्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि इसको भी जो है चाहिए क्या कि ब्रोमीन अनस्टेबल फील कर रहा है, ये भी अपना स्टेबिलिटी चाहता है। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, क्योंकि अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल उस एल्कीन पर अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास पाई बॉन्डेड लूजली इलेक्ट्रॉन हो, वहां पर ये जाके अटैक करेगा। तो हम लोगों ने जो एल्कीन लिया है प्रोपीन, तो प्रोपीन पे मैंने बताया था कि जो पाई बॉन्ड है आपके CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये लूजली बॉन्डेड होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता भी है और ये लूजली बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पर ब्रोमीन क्या करेगा, अपना यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ बॉन्ड का यहाँ ये भी फ्यूजन कराएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब ये 2 तरीके से जो है बॉन्ड बना सकता है फ्री रेडिकल। अब अगर से बच्चों ब्रोमीन यहाँ पर अगर इस तरीके से इधर बॉन्ड टूटता है तो यहाँ होमोलिसिस होगा, तो आपका जो है फ्री रेडिकल यहाँ आएगा। अगर से जो है आपका ये बॉन्ड पाई बॉन्ड इधर टूटता है तो यहाँ पर आएगा। तो 2 तरीके से जो संभावना है बन सकता है। तो ब्रोमीन यहाँ आपके जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से तो ब्रोमीन यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और अगर सीधर आपका टूटता है तो इस तरीके से ब्रोमीन बच्चों जो है यहाँ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, चला जाएगा। तो यहाँ भी जो है ब्रोमीन ने क्या करा दिया, होमोलिसिस करा दिया। अब 2 तरीका हो सकता है बच्चों। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स बना हुआ है, ये फ्री रेडिकल ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इस एक कार्बन एक 2 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहलाएगा, 2 डिग्री का फ्री रेडिकल कहलाएगा। और यहाँ पर देखो बच्चों ये फ्री रेडिकल एक कार्बन से जुड़ा है तो इसे 1 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाएगा। जैसे हम लोगों ने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी, उसी तरीके से बच्चों फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है। सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो
होता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री की होती है। 3 डिग्री की स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद 2 डिग्री की, इसके बाद 1 डिग्री की। तो यहां पर आप देखें, यहां पर जो फ्री रेडिकल है 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री का फ्री रेडिकल बन रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, 1 डिग्री से ज्यादा होगी। इसी वजह से हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, और आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन जो होता है ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, माइनर। तो अब मेजर वाला मैं फिर ले रहा हूँ, मेजर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, माइनर से मैं नहीं मतलब। तो जो 2 डिग्री का फ्री रेडिकल मैंने लिया, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अब इसके बाद जो मैंने 2 डिग्री का फ्री रेडिकल लिया है बच्चों, अब इसमें फिर जो है, क्योंकि अब ये अनस्टेबल फील कर रहा है, तो अब इसको भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। तो ये फिर क्या किस प्रकार करेगा, HBr का। तो फिर यहां पर क्या होगा बच्चों, होमोलिसिस होगा, मतलब कि 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेंगे। हाइड्रोजन क्या जाएगा, इस कार्बन के फ्री रेडिकल के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन की जो एफिनिटी होती है हाइड्रोजन के प्रति ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा। और इस तरीके से जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन हमारा प्रोपेन बन जाएगा। और यहां पर बच्चों फिर एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, Br फ्री रेडिकल। यहां पर एक फ्री रेडिकल फिर क्या कौन सा बनेगा, ये Br फ्री रेडिकल तो बच्चा बना। तो ये Br फ्री रेडिकल फिर क्या करता है, फिर ये जो है इसी पे अटैक करता है। इसे ढेर सारे जो है रिएक्शन में ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनते रहते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं, ये बहुत ढेर सारे बनते रहते हैं और एल्कीन पर अटैक करते रहते हैं। एक ही मॉलिक्यूल थोड़ा होता है, बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इस प्रकार ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस पे अटैक करता रहता है। और जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, क्योंकि ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल बनता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये हमारा था सेकेंड स्टेप बच्चों, ये थी इसकी मैकेनिज्म। बच्चों एंटी मार्कोनी का रूल मैंने बताया केवल HBr के लिए ही लगता है, और पैरासाइट की प्रेजेंस होना जरूरी है। तो हम लोगों ने देख लिया कि उसमें फ्री रेडिकल एडिशंस हो रहा है, और फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी पड़ा कि टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी फिर प्राइमरी, इसीलिए जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनता है। फिर मैंने ये बताया कि आखिर ये HF HCr HI के लिए क्यों नहीं लगता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एंटी मार्कोनी का रूल क्यों नहीं देते हैं। तो बच्चों जो पहला स्टेप था, जो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, तो पहले स्टेप में क्या होता है, बांड ब्रेक होता है, तो बांड का टूटना हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो इसमें HF का जो है पहला स्टेप तो सही हो जाता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, एक्सोथर्मिक रहता है, बांड टूट जाता है। लेकिन जो सेकेंड स्टेप होता है बच्चों, सेकेंड स्टेप ये बहुत ही ज्यादा एंडोथर्मिक होता है। तो हाईली एंडोथर्मिक होने की वजह से रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनिटी की तरफ नहीं जा पाती है, तो ये हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देख लो कि HF क्यों नहीं देता है एंटी मार्कोनी का। तो हम लोग जानते हैं कि अगर से जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे आते हैं तो बच्चों साइज बढ़ती है, हम लोग जानते हैं। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रही है, तो साइज बढ़ रही है तो सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, आयोडीन की होती है, और सबसे छोटी साइज किसकी होती है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है बच्चों। अच्छा, जब साइज छोटी होती है तो ये जो बांड बनाएगा छोटा बांड बनाएगा, और छोटा बांड बनाएगा तो बड़ा ही स्ट्रांग बांड बनेगा। स्ट्रांग बांड होने की वजह से जब फ्लोरीन को तोड़ा जाता है तो इसका जो है एक स्टेप तो एक्सोथर्मिक हो जाता है, लेकिन दूसरा स्टेप जो होता है बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक हो जाता है। एंडोथर्मिक होने की वजह से जो है रिएक्शंस HF जो है ये एंटी मार्कोनी का नहीं देता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर जो बांड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बांड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बांड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है ये घटती है। बांड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे आने पर। तो सबसे कम बांड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, HI की होगी, और सबसे ज्यादा बांड डिसोसिएशन एनर्जी HF की होगी। क्यों, क्योंकि HF छोटा है, और छोटा होने की वजह से ये जो बांड बनाएगा बड़ा मजबूत बनाएगा। बड़ा मजबूत जब बनाएगा तो उसको तोड़ने में हमें क्या
क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। इसी वजह से HF जो होता है बच्चों ये हमारा एंटी मार्कोनी का रूल नहीं देता है, क्योंकि अगर से जो है रिएक्शंस देना है तो दोनों स्टेप क्या होना चाहिए, हमें एक्सोथर्मिक होगा। अगर दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होंगे तो आपका रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, आपका जल्दी से रिएक्शन जो है हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। अच्छा HCl क्यों नहीं देता बच्चों, तो HCl का पहला स्टेप जो होता है ये तो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन चूंकि ये पहला स्टेप एक्सोथर्मिक हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन जो सेकेंड स्टेप है बच्चों, तो फोल्डिंग के बाद कोलिन की छोटी साइज होगी, सबसे छोटी फोल्डिंग की, उससे थोड़ी बड़ी कोलिन की, तो इसका भी जो है बांड फोल्डिंग की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन उतना ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। इसी वजह से ये भी जो है बांड इसका जो ब्रेक होता है, बांड डिसोसिएशन एनर्जी इसका भी ज्यादा होता है। इसी वजह से ये भी जो है दूसरा स्टेप इसका एंडोथर्मिक हो जाता है। तो एंडोथर्मिक जब हो जाएगा तो रिएक्शन जो है ये नहीं देगा, इसी वजह से HCl नहीं देता है। HBr ये जो है एंटी मार्कोनी का रूल के हिसाब से ये हमें जो है देता है। देता क्यों है, क्योंकि बच्चों इसका फर्स्ट स्टेप भी एक्सोथर्मिक होता है, फर्स्ट स्टेप इसका एक्सोथर्मिक होता है और सेकेंड स्टेप भी एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो इसका सेकेंड स्टेप भी क्या होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक होता है। इसी वजह से HBr दे देता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे तो ये कोलिन से तो बड़ी साइज हुई इसकी, और बड़ी साइज हुई तो साइज जब बड़ी हो गई तो बांड भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, और बांड टूट गया तो उनको आसानी से हम लोग उसकी बांड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उस बांड को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप और सेकेंड स्टेप दोनों एक्सोथर्मिक होता है, इसी वजह से HBr देता है। आखिर HI क्यों जो है आपका ये HI क्यों नहीं देता, तो बच्चों बात ये है कि ये इसका पहला स्टेप, HI का पहला स्टेप ही एंडोथर्मिक हो जाता है, पहला स्टेप इसका एंडोथर्मिक हो जाता है और दूसरा स्टेप तो एक्सोथर्मिक होता ही है। आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि HI को देना चाहिए था, क्योंकि साइज बहुत बड़ी है, तो जब साइज बहुत बड़ी है तो बांड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, ये आसानी से टूट जाना चाहिए था, और ये जो है एंटी मार्कोनी का आपके रूल के आधार पे इसको देना चाहिए था, प्रोडक्ट बनाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं लगता है। वजह ये है क्योंकि इसका पहला स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है और सेकंड स्टेप तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन एक स्टेप एंडोथर्मिक हो गया। वजह क्या है बच्चों कि जो HI फ्री रेडिकल है आपका, मान लो ये HI जब टूटेगा, बांड डिसोसिएशन एनर्जी होगा यहाँ पर, जब ये टूटेगा तो यहाँ पर होमोलिसिस जब होगा तो यहाँ पर आपको आयोडीन फ्री रेडिकल बनेगा। तो अब एक ही मॉलिक्यूल्स तो रहता नहीं, कई जो है फ्री रेडिकल बनेंगे, आपके कई आयोडीन के फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर आयोडीन जो है कई फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होती है, तो आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। ये HBr जो आपके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो है आपका HI जो का पहला स्टेप ही एंडोथर्मिक हो जाता है। इसी वजह से बच्चों HI भी एंटी मार्कोनी का रूल नहीं देता है, क्योंकि इसकी फ्री रेडिकल की साइज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। तो जब साइज बड़ी हो जाती है तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, रिपल्सन लगने लगता है, रिपल्सन लगने की वजह से इसका पहला स्टेप ही एंडोथर्मिक हो जाता है, और इसी वजह से बच्चों आपका HI जो है ये एंटी मार्कोनी का नहीं देता है। केवल एंटी मार्कोनी का HBr और पर ऑक्साइड का प्रेजेंस होगा तो वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और यहाँ पर जो है आपका फ्री रेडिकल बनेंगे, और ये एंटी मार्कोनी का रूल ये हिसाब। अब तक कुछ बच्चों हम लोग यहाँ जो है रिएक्शंस कराएंगे, तो यहाँ प्रोपीन 1 है, यहाँ पर हम पहले क्या करा रहे HCl CCl फोर्स। तो यहाँ पर क्या हमने बताया, एंटी मार्कोनी का केवल HBr और पर ऑक्साइड होगा तभी एंटी मार्कोनी का होगा। अगर से आपका HBr नहीं है और पर ऑक्साइड भी हो तो हमेशा बच्चों मार्कोनी का रूल लगेगा, और वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लगेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मार्कोनी का रूल लगाना है, और कोलिन को निगेटिव पार्ट को मैंने बताया था, निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ना है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ पर हम निगेटिव पार्ट कोलिन को यहाँ जोड़ेंगे और हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जोड़ेंगे, तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH Cl CH3। तो यहाँ पर मार्कोनी का रूल लगेगा बच्चों। यहाँ पर देखो HCl है और पेरोक्साइड है, तो बच्चों अगर सिर्फ पेरोक्साइड लिखा भी हो, HCl लिखा है, हमने बताया कि एंटी मार्कोनी का रूल तभी लगेगा जब HBr हो और पेरोक्साइड हो, और अगर से HBr नहीं है, HCl है, HI हो और पेरोक्साइड भी लिख दिया हो बच्चों, तो वो हमेशा मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनी का नहीं लग सकता है।
तो यहाँ पर ये मार्कोनी का रूल लगेगा। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए जो है यहाँ पर ऑक्साइड लिख दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि निगेटिव पार्ट को वहां पर जोड़ो, है ना, जहां पर पानी कम हो। मेरी कश्ती वहां डूबे जहां पानी कम हो, तो मतलब हाइड्रोजन जहां कम है निगेटिव पार्ट को वहीं जोड़ देना, तो सोल्यूट को हमें यहाँ लगा देना है। ये भी मार्कोनी का रूल को फॉलो कर रहा है बच्चों। तो हो जाएगा CH3 CHCl और आपका बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 बन जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों HiCCl4, तो ये तो भी मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा। निगेटिव पार्ट हाइड्रोजन को कहां जोड़ना है, जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम हो, तो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये भी मार्कोनी का रूल को फॉलो कर रहा है, बन जाएगा CH3 CHI CH3। अब यहाँ देखो बच्चों HI और परऑक्साइड लिखा गया है, तो मैंने बताया कि अगर परऑक्साइड लिख दिया तो लिख ले दो, आपको मार्कोनी का रूल ही लगाना है। तो निगेटिव पार्ट को कहां जोड़ोगे, यहीं जोड़ोगे जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम है, तो आपका प्रोडक्ट यही बनेगा। अब यहाँ देखो बगल में आपका अगला रिएक्शन है HBrCCl4। अब यहाँ HBr दे दिया लेकिन परऑक्साइड नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यहाँ परऑक्साइड नहीं है। तो बच्चों अगर परऑक्साइड नहीं दिया है तो आपका जो है मार्कोनी का रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी का नहीं। एंटी मार्कोनी का के लिए आपको परऑक्साइड भी चाहिए और HBr भी चाहिए, तो ये आपका एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा। नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन को वहां जोड़ दो जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम हो। अगला बच्चों देखो, यहां पर देखो बच्चों HBr भी दिया है हमारा और परऑक्साइड भी दिया। अब ये हमारा मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा। नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो वहां पर नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो। तो हाइड्रोजन यहां हमारा जुड़ जाएगा और ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने इतना जो रिएक्शन है बच्चों, ये इतना सारा रिएक्शन, ये जो है मार्कोनी का रूल को फॉलो कर रहा है। ये सब यहाँ पर मार्कोनी का रूल लगेगा, मार्कोनी का रूल, यहाँ पर मार्कोनी का रूल। और मार्कोनी का रूल हमने बताया था मैगनीज में कि उसमें कार्बोकेटायन बनता था, मतलब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा, सब का सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का उदाहरण है। और यहाँ पर जो हमारा होगा बच्चों ये वाला रिएक्शन जो परऑक्साइड की प्रेजेंस में है और HBr के लिए लग रहा है, यहाँ पर जो रिएक्शन हमारा हुआ ये फ्री रेडिकल में एडिशन को फॉलो कर रहा है। FR फ्री रेडिकल एडिशन यहाँ हो रहा है और ये एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनी का रूल के लिए फॉलो करता है। तो हमें इतना ध्यान देना है बच्चों कि मार्कोनी का रूल्स के लिए जो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट वहां रहता है। एंटी मार्कोनी का रूल के लिए आपको इतना ही ध्यान देना है, केवल HBr और परऑक्साइड का प्रेजेंस होना चाहिए। अगर परऑक्साइड का प्रेजेंस नहीं है तो बच्चों वो आपका फॉलो करेगा मार्कोनी का रूल को।